नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी बात के ऊपर जिसको लेकर के आज के युवाओं में जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है कि देश के बंटवारे को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिस तरीके से विलेन बनाने का काम किया गया और युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की। वो ये सोचते हैं कि देश के बंटवारे के लिए जो जिम्मेदार हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ये बात है बंटवारे के समय की, जब दक्षिण एशिया में दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थीं जो इन नए बने दोनों देशों में शामिल हो रही थीं। पश्चिमी हिस्से सौराष्ट्र के पास जूनागढ़, इन्हीं में एक बड़ी रियासत थी। यहाँ की 80% हिंदू आबादी थी, जबकि यहाँ के शासक मुस्लिम नवाब मेहताब खान तृतीय थे। यहाँ अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी चल रहा था और मई 1947 में सिंध मुस्लिम लीग के नेता शहनवाज भुट्टो को यहाँ का दीवान यानी प्रशासक नियुक्त किया गया था। वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी संपर्क में थे। जिन्ना के सलाह पर भुट्टो ने 15 अगस्त 1947 तक भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई फैसला नहीं लिया था। हालांकि जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई, जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला ले लिया था, जबकि पाकिस्तान ने 1 महीने तक इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक टेलीग्राम भेजा और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की घोषणा की। काठियावाड़ सरकार और भारत सरकार के लिए ये भी एक बड़ा झटका था। असल में जिन्ना जूनागढ़ को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और राजनीति की बिसात पर उनकी नज़र कश्मीर पर थी। जिन्ना इस बात से निश्चिंत थे कि भारत कहेगा कि जूनागढ़ के नवाब नहीं बल्कि वहाँ की जनता को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। जबकि भारत ऐसा दावा करेगा तो जिन्ना यही फार्मूला कश्मीर के लिए भी अपनाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये जूनागढ़ को लेकर के कश्मीर पे निशाना साधा जा रहा था। ये एक बहुत अहम कड़ी है। तो हम आपको बता दें कि जब भारत ने ऐसा दावा करेगा तो उन्होंने ये सोचा था कि जब भारत ऐसा दावा करेगा तो जिन्ना यही फार्मूला कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वो भारत को उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जीवनी पटेल अलाइव में ये बातें लिखी हैं। अब भारत की बारी थी कि वो पाकिस्तान की योजना को विफल करे और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल पर थी। कश्मीर का जो मामला था, पाकिस्तान की ओर से 22 अक्टूबर 1947 को करीब 200 से 300 ट्रक कश्मीर में आए। ये ट्रक पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कबायलियों से भरे थे। ये संख्या में करीब 5000 थे और अफरीदी, वजीर, महसूद कबीलों के लोग थे। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा और उसका नेतृत्व पाकिस्तान के छुट्टी पर गए सिपाही कर रहे थे। जो सिपाही पाकिस्तान में छुट्टी पर चले गए थे वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनकी मंशा साफ थी, कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाना, जो कि उस समय तक इस बात पर अनिश्चित था कि वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ। उस समय लगभग सभी रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ जा चुकी थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर असमंजस में था, यानी उनका कोई भी निर्णय तय नहीं था। 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराज
हरी सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ यथास्थिति संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया था। समझौते का मतलब था कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा बल्कि स्वतंत्र बना रहेगा। इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने इसका सम्मान नहीं रखा और राज्य पर हमला बोल दिया। पीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेटस में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई पर विस्तार से लिखा है। हमला करने वाले कबायली एक के बाद एक इलाके कब्जा कर रहे थे और 24 अक्टूबर को श्रीनगर के करीब पहुंच गए। वे महुरा पावर हाउस पहुंचे थे और उसे बंद करा दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। कबायली लोगों से कह रहे थे कि 2 दिनों में वो श्रीनगर को कब्जा कर लेंगे और वो शहर की मस्जिद में ईद मनाएंगे। महाराजा हरी सिंह उन कबायलियों से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे थे, यानी वो उनसे लड़ने के लायक नहीं थे। ऐसे समय में जब राज्य उनके हाथ से जा रहा था, उन्होंने स्वतंत्रता की बात भुलाकर भारत से मदद की गुहार लगाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी शामिल होने का समझौता, इसके बाद दिल्ली में कश्मीर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में रक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि गृह सचिव वीपी मेनन को कश्मीर जाकर ज़मीनी हालात का जायजा लेना चाहिए और फिर सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे ही मेनन श्रीनगर पहुंचे, उन्हें आपातकालीन हालात का एहसास हो गया। ये महज घंटों की बात थी और कबायली 1 या 2 दिन में ही शहर में घुसने वाले थे। कश्मीर को बचाने के लिए महाराज के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो भारत से मदद मांगे। केवल भारतीय सेना ही थी जो राज्य को पाकिस्तान में जाने से बचा सकती थी। हालांकि कश्मीर तब तक स्वतंत्र था। स्वतंत्र रियासत में सेना भेजने को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन उदासीन थे, मतलब वो इसको लेकर के इतना वो एक्टिव नहीं थे। वीपी मेनन को फिर जम्मू कश्मीर भेजा गया। वे सीधे महाराजा के महल पहुंचे, लेकिन पूरा महल खाली मिला, चीज़ें बिखरी हुई थी। पता चला श्रीनगर से आने के बाद वो सो रहे थे। मेनन ने उन्हें जगाया और सुरक्षा समिति की बैठक के लिए फैसले में उन्हें जो फैसला लिया गया था सुरक्षा समिति में, उसके बारे में उन्होंने उनको बताया। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में लिखा है, महाराजा ने मेनन से कहा कि उन्होंने अपने स्टाफ को कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि जब मेनन वापस लौटें तो इसका मतलब होगा कि भारत मदद के लिए तैयार है। उस स्थिति में उन्हें सोने दिया जाए। अगर मेनन नहीं लौटते हैं तो इसका मतलब होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया था कि उन्हें सोते हुए गोली मार दी जाए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और आखिरकार भारत की मदद समय में पहुंच गई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि महाराजा हरी सिंह ऑलरेडी हथियार डाल चुके थे और उन्होंने अपने लोगों से ये बात कह दी थी कि अगर देश यानी भारत अगर हमारी मदद नहीं करता है तो हमें सोने दिया जाए और बाद में वो मदद नहीं आती तो हमें सोते हुए में गोली मार दिया जाए। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। आखिरकार भारत की मदद समय से पहुंच गई। समझौता करने में देरी क्यों हुई, इस पर चर्चा आगे होनी चाहिए, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मेनन ने लिखा है कि कश्मीर की जटिल स्थिति के चलते महाराजा की तरफ से देरी हुई। कश्मीर राज्य में 4 भौगोलिक इलाके थे। उत्तर गिलगित, दक्षिण में जम्मू, पश्चिम में लद्दाख और मध्य में कश्मीर घाटी। जम्मू में हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी, लद्दाख बौद्ध बहुल, जबकि गिलगित और घाटी में मुस्लिम बहुल
आबादी के साथ राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी। चूँकि राजा हिंदू थे इसलिए सभी उच्च पदों पर हिंदू काबिज थे और मुस्लिम खुद को हाशिए पे महसूस कर रहे थे। मुस्लिम आबादी की आकांक्षाओं को आवाज़ दी शेख अब्दुल्ला ने और उन्होंने आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इस राजनीतिक संगठन को सेकुलर बनाने के लिए उन्होंने 1939 में इसके नाम से मुस्लिम हटा दिया और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखा। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने कई प्रदर्शन आयोजित किए और 1946 में उन्होंने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। उस समय तक वो कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता भी बन चुके थे, शेख अब्दुल्ला। अब इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का क्या वो था। डॉक्टर अंबेडकर विशेष दर्जा देने के लिए तैयार थे, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर आगे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर ने अपनी किताब अर्थदृष्टा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखा है कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन डॉक्टर साहब अंबेडकर ने साफ साफ मना कर दिया था कि उन्हें मना कर दिया और उनसे कहा, आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार न रहे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं करता। अंबेडकर से नाखुश शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। उस समय वो विदेशी दौरे पर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें। अयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान सभा के सदस्य भी थे। जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक ने अपनी आत्मकथा में एक पूरा अध्याय विभाजित कश्मीर और राष्ट्रवादी अंबेडकर के विषय पर लिखा है कि मधोक अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने अंबेडकर को कथित राष्ट्रवादी नेताओं से ज़्यादा राष्ट्रवादी और कथित बुद्धिजीवियों से ज़्यादा बुद्धिमान पाया। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन लेकर के मेनन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, सरदार पटेल उनसे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। दोनों ही वहां से सीधे सुरक्षा समिति की बैठक में पहुंचे। वहां लंबी बहस हुई और अंत में जम्मू कश्मीर के शामिल होने की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया और सेना को भेजा गया। उस समय ये भी फैसला हुआ था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। 21 नवंबर को नेहरू ने कश्मीर के संदर्भ में संसद में बयान दिया और उन्होंने जनमत संग्रह कराए जाने के अपने वादे को दोहराया ताकि कश्मीर के लोग संयुक्त राष्ट्र या ऐसी किसी एजेंसी की निगरानी में अपने भविष्य का फैसला कर सकें। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में लिखा गया है कि हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत खान ने मांग रखी कि जनमत संग्रह से पहले भारत को अपनी सेना वापस ले लेनी चाहिए, नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया। समझौते के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना था, विशेष दर्जे के साथ। इसके अनुसार रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर बाकी मामले तय करने का जम्मू कश्मीर राज्य को अधिकार था। 1954 में समझौते में एक और अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने या कानून लागू करने का भारत का अधिकार सीमित था। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे। अक्टूबर 1949 में संविधान सभा में कश्मीर को लेकर बहस हुई, जिसमें सरदार पटेल ने अपने विचार खुद तक सीमित रखे और इसके लिए दबाव नहीं बनाया।
सरदार पटेल ने स्वीकार की थी शर्तें। संविधान सभा के सदस्यों में इसे लेकर विरोध था, लेकिन सरदार पटेल ने, जो कि उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उन्होंने उससे भी अधिक रियायत दी जो नेहरू विदेश जाने से पहले उन्हें निर्देशित करके गए थे। शेख अब्दुल्ला और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और आज़ाद और गोपाल स्वामी ने उनका समर्थन किया। इसके लिए सरदार ने इस पर सहमति दी। आज़ाद और अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी नेहरू के विचार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने नेहरू की गैर मौजूदगी में उनका विरोध न करने का फैसला किया। अशोका विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन मानते हैं कि ये गलत धारणा है कि कश्मीर के मुद्दे पर अकेले नेहरू ने फैसला लिया। अपने लेख में श्रीनाथ ने लिखा है, कश्मीर को लेकर मतभेद के बावजूद नेहरू और सरदार एक साथ काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ही लें। गोपाल स्वामी, अयंगर, शेख अब्दुल्ला और अन्य ने इस प्रस्ताव पर महीनों तक काम किया था। ये बहुत मुश्किल वार्ता थी। नेहरू ने बिना सरदार पटेल की इजाज़त के शायद ही कोई कदम उठाया। 15-16 मई को सरदार पटेल के घर पर इस संबंध में एक बैठक हुई, जिसमें नेहरू भी मौजूद थे। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुई सहमति के आधार पर जब अयंगर ने सरदार को एक प्रस्ताव भेजा तो उस पर एक टिप्पणी भी लिखी कि क्या आप इस पर अपनी सहमति के बारे में जवाहरलाल जी को बताएंगे। आपकी इजाज़त के बाद ही वो शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखेंगे। अब्दुल्ला ने संविधान के मूल अधिकार और दिशा निर्देश सिद्धांत लागू न करने पर जोर दिया और कहा कि ये राज्य के संविधान सभा पर छोड़ देना चाहिए। सरदार पटेल ने इस बारे में नाखुश थे, उनकी इसमें सहमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने गोपाल स्वामी से इस पर आगे बढ़ने को कहा। उस समय तक प्रधानमंत्री नेहरू विदेश में थे। जब वो वापस लौटे, सरदार पटेल ने उन्हें एक पत्र लिखा, एक लंबी बहस के बाद ही मैं पार्टी को सहमत करा सका। श्रीनाथ ने अपने एक लेख में लिखा है कि सरदार पटेल भी अनुच्छेद 370 के निर्माता थे और पटेल साहब की नाराज़गी क्या थी इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है। कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज़ थे। जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र में मामले को ले जाना, ऐसी हालत में संघर्ष विराम करना, जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और महाराजा के राज्य से बाहर जाने जैसी कई मसलों को लेकर सरदार सहमत नहीं थे। समय समय पर उन्होंने कुछ सुझाव दिए और आलोचनाएं भी रखीं, लेकिन उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर कोई समाधान नहीं सुझाया था। वास्तव में अगस्त 1950 में उन्होंने जयप्रकाश जी को बताया था कि कश्मीर पर मुद्दा सुलझाया नहीं जा सकता। जयप्रकाश जी ने कहा कि सरदार की मौत के बाद उनके अनुयायी भी ये बता पाने में सक्षम थे कि आखिर वो खुद कैसे इस मामले को हल करते, और ये सच्चाई थी। कश्मीर को विशेष दर्जा देने को लेकर के जनवरी 1948 में भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया था और वहां पर जनमत संग्रह की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सबकी स्थिति यथावत रही। जैसी जिसके पास जितनी जगह थी वो जगह उसके पास वैसी ही रही। जुलाई 1949 में महाराजा हरि सिंह ने अपने बेटे कर्ण सिंह को गद्दी सौंप दी। इसके बाद शेख अब्दुल्ला और अपने साथियों के साथ संविधान सभा में शामिल हो गए। इस समय भारत का संविधान बन रहा था। साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। चर्चा के दौरान
विशेष राज्य के चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को लेकर सवाल उठने लगे तो सभा के एक सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मुद्दे को लेकर वादा किया हुआ है। उन लोगों से पूछा गया था कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। लोगों के विचार जानने के लिए हम जनमत संग्रह कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर उससे पहले वहाँ शांति बहाल हो और निष्पक्ष जनमत संग्रह का भरोसा दिया जाए, जबकि जम्मू कश्मीर में कभी जनमत संग्रह हुआ ही नहीं। इसके संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के अपने अपने तर्क हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में संविधान सभा की बैठकें हुई और भारत के साथ जम्मू कश्मीर के रिश्तों पर दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। तो इस तरह से ये सारी घटनाओं में आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो नेहरू जी को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के विलेन बनाने की जो कोशिश होती है, इसमें ये पता चलता है कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं उसमें लगे रहे साथ में। और आज के टाइम पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेके एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है या देश के बंटवारे को लेके जिस तरह से भ्रम की एक स्थिति पैदा की जाती है, ये भी बहुत ही अजीब स्थिति है। क्योंकि आज हम लोगों को ये समझना होगा कि जम्मू और कश्मीर का मामला क्या था और बंटवारे के टाइम पे इस पे किस तरह से जो हिस्सा जिसके पास था वो वहाँ रहा, चाहे इंडिया के पास जितना हिस्सा था वो वहाँ रहा, जो पाकिस्तान के पास जितना हिस्सा था वो उसके पास रहा, वो वैसी ही यथास्थिति बन गई। जबकि इन सभी चीज़ों के लिए अगर किसी को हम लोग अगर जिम्मेदार समझते हैं तो वो राजा हरि सिंह हैं, जिन्होंने कि फैसला देर से लिया। क्योंकि जब कबाइलों ने उस पर हमला कर दिया तब उन्होंने उस पर फैसला लिया। ये एक ऐसी स्थिति थी कि अगर उन्होंने पहले फैसला लिया होता तो स्थिति कुछ और होती। तो इसमें भ्रम की स्थिति बिल्कुल ना पालें और कहीं से भी नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पर जो सरकार थी उस सरकार में सरदार पटेल साहब ने पूरी अपनी भूमिका उसमें अदा की। और जो लोग सरदार पटेल को अलग करके सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं दिखता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।